हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके इस रतन अर्थनीति पर। तो अभी हम लोग पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे भारतीय रिजर्व बैंक में। तो वहाँ पे एक छोटा सा आप लोग देख सकते हैं, एक छोटा सा मिस्टेक था। जो उर्जित पटेल को मैंने पहले ही बताया था कि वो आपके जो हैं 24वें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 25वें नंबर पे कौन थे? शक्तिकांत दास जी, ठीक है। तो मैंने 2 बार उर्जित पटेल जी को बता दिया था, तो इसमें आप लोग सुधार करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं फिर से और अपने क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने लगभग 113 क्वेश्चन करीब कर लिया था, ठीक है। तो हम लोग पहुँचते हैं 114वें क्वेश्चन पे। चलिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हर जगह काम देते हैं, तो हम लोग फटाफट से अपना अच्छे से इस पर रिविजन भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो विद्युत जो प्राप्त करता है इसमें जो है, जैसा कि बताया गया है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी दिया है तापीय ऊर्जा, ठीक है। तापीय ऊर्जा से जरूर प्राप्त किया जाता है, लेकिन अब इसका योगदान कितना होता है? तापीय ऊर्जा का इन द सेंस में जो कोयले का बहुत योगदान होता है, जिसमें से 50 से 60% कोयले से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पे सबसे अधिक क्या होता है? तापीय ऊर्जा से होता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे होता है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। दूसरे नंबर क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा। और तीसरे नंबर पे होता है जल से। किससे होता है? जल से, ठीक है। तो और उसके बाद जो चौथा नंबर होता है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जो थर्मल पावर है नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, यानी कुल 4 हिस्सों में है, ठीक है। तो जिसमें आपका पहला हो गया तापीय ऊर्जा, ठीक है। दूसरा हो गया नाभिकीय ऊर्जा हो गया, और तीसरा हो गया जल से हो गया, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, तो इसका राइट उत्तर क्या हो गया? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति का क्या लक्ष्य था? जो अब इसमें दिया है ऑप्शन में, आपका उदारीकरण है, भूमंडलीकरण है, निजीकरण है। तो इसमें क्या है? इसमें सभी का है, ठीक है। अब ये नई आर्थिक नीति लाई क्यों गई थी, ठीक है। आर्थिक नीति इसलिए लाई गई थी ताकि इस भारत में क्या था कि उस टाइम जो विदेशी मुद्रा का संकट हो गया था, जो कि भंडारण बहुत कम हो गया था, तो उसी के लिए जो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी, उसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें दिया है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी कब स्थापित हुआ था? तो देखिए, ये जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर तो हो गया डी, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो है, ये पहले क्या था कि इसकी शुरुआत हुआ था 1955 में। 1955 में एक बना था, आयोग वगैरह करके गठन किया गया था, ठीक है। तो तेल गैस निदेशालय करके था, बाद में इसको आयोग बना दिया गया। और उसके बाद इसको महारत्न कंपनी, ओएनजीसी क्या है? एक महारत्न कंपनियों में से एक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका है, ये हुआ था आपका, पहले हम लिखते हैं कितना हुआ, 14 अगस्त 1956, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसमें दिया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सरल क्षेत्र।
तो इसमें जो सबसे अधिक है तृतीय क्षेत्र, यानी जो सेवा क्षेत्र है वो सबसे अधिक योगदान करता है, क्योंकि इसका क्या है, ये करीब 55%। कितना? जो सेवा क्षेत्र है, जो तृतीय सेक्टर है, कितना होता है? 55%। और उसके बाद जो द्वितीय सेक्टर है, ठीक है, जिसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, वो होता है 25 से 28, मान चलिए ये करीब 28%, ठीक है, इसका योगदान है। और उसके बाद जो प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कृषि क्षेत्र बोलते हैं, वो 16 से 18% है, 16 से 18% है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बात यह है कि इसमें करीब 45% जो जनसंख्या है, जो 45% रोजगार का है, इसी में मिलता है। 45% जो रोजगार है जो मिलता है प्राथमिक क्षेत्र में ही मिलता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर 118 नंबर में, निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? अब राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है, ये पता है सबको। राष्ट्रीय कहाँ से, जहाँ से अधिक इनकम होगा वहीं से राष्ट्रीय आय आएगी। तो सेवा क्षेत्र, यानी जिसको बोलते हैं तृतीयक सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र क्या बोलते हैं? ये तृतीयक सेक्टर होते हैं। ये कृषि को क्या बोलते हैं? प्राथमिक बोलते हैं। और उद्योग को बोलते हैं द्वितीयक सेक्टर। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सापेक्ष निर्धनता क्या दिया है? सापेक्ष निर्धनता क्या अर्थ है? ठीक है, अब सापेक्ष निर्धनता का इसमें दिया दिवालियापन, व्यापार चक्र, जीवन न्यूनतम आवश्यकताएँ या आर्थिक असमताएँ। ठीक है, तो देखिए, जो सापेक्ष निर्धनता है वो होता है कि मतलब कि जिससे कोई व्यक्ति है वो अपने अगले जो व्यक्ति है उससे कितना गरीब है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, इसको नापने के लिए दो तरीके बताए गए थे। ठीक है, जो एक है, देखेंगे आप लोग, लारेंज वक्र, एक होता है लारेंज वक्र, ठीक है, और दूसरा होता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक इन दोनों के माध्यम से नापी जाती है। ठीक है, जो विभिन्न आय वर्ग है, जितने, जिससे मतलब कोई 100 रुपये कमा रहा है, कोई 50 रुपये कमा रहा है, तो उनके बीच में कितनी विषमता है, इसी को कहा जाता है। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी आर्थिक असमानताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। इसमें दिया है, इसमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण इसमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? ठीक है, तो इसमें दिया है, पहला ऑप्शन अमर सेन है, मोहम्मद यूनुस है, एस चक्रवर्ती है, वे कैनेडी। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसमें किसने इस पर मतलब ध्यान दिया था कि गरीबी निवारण को प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में। तो स्वयं सेवा समूह का विचार, स्वयं सेवा समूह ये है बांग्लादेश के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, जिनको नोबेल पुरस्कार और नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, जो कि मोहम्मद यूनुस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और जिन्होंने 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर हम बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? जाहिर सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र है, द्वितीयक है यानी कि वो औद्योगिक क्षेत्र है, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। तो सबसे अधिक जो विकास हुआ था उसमें कौन सा मानेंगे ऑप्शन? जो कि तृतीयक क्षेत्र, जो कि पहले 41 था, 41 से क्या हो गया, वो 41 से सीधे चढ़ के कितना पहुंच गया? सीधे पहुंच गया 55%, 55 से 53% मान चलिए उसको। ठीक है, विथ ऑथेंटिकेट क्या है, 53% है, तो 53% पहुँचे, यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, किसी देश की
किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। अब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त की जाएगी? तो देखिए, जो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने का जो फार्मूला है, यानी पर कैपिटा इनकम बराबर होता है नेशनल इनकम बटे के टोटल पॉपुलेशन, यानी कुल जनसंख्या। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा हमारा प्रति व्यक्ति है, यानी जितना हमारे देश की आय है, यानी राष्ट्रीय आय जितनी है, और जितना ये जनसंख्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 123, भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन में बात है। ठीक है, वैसे देखिए, जनक और अग्रदूत तो इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, क्योंकि जब 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई थी, जो आपका प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, तो ये इन्हीं के दिन थी, इन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा है, तो इनको ही मान लिया जाता है। लेकिन जो अभी इसमें बवाल है, लेकिन फिर भी आयोग ने डी माना है, लेकिन फिर भी उत्तर सी है, मनमोहन सिंह को ही माना जाता है। ठीक है, भारत के आर्थिक सुधारों के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तत्कालीन जो है वहाँ पे वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें क्या है? आयात शुल्क में कमी। अब भाई ये तो सम्मिलित है। ठीक है, आयात लाइसेंसिंग उन्मूलन, कुछ लाइसेंस भी हटे थे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, ये भी सही बात है। और सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए, जो इक्विटी वाला बात नहीं हुआ था। ठीक है, ये सब बात चीज़ बाद में। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही है। ABC इज द राइट आंसर। क्या है? डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय का तृतीय क्षेत्र का अंश। देखिए, अब जैसे क्या पहले घटता है, उसके बाद बढ़ता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ता जाता है, इससे रहता है। देखिए, जैसे अर्थव्यवस्था होगी, वो प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि बढ़ता जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ द सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है इसमें, ये बच्चों वाला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया? अब क्या हुआ कि जो कि UNDP, पता है UNDP ने जो भी आपको एक जो रिपोर्ट बनाई, ठीक है, तो उसके अनुसार क्या था? उसके अनुसार था कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, ठीक है, वो भी डॉलर में वो था, यानी ये भी सही हो गया। ठीक है, अब क्या है? अब उसके बाद उसने बताया साक्षरता दर, यानी साक्षरता कैसी है, ठीक है, उसके आधार पर फिर जन्म पर जीवन प्रत्याशा को भी दिखाया था। उसने शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया था, यानी राइट उत्तर क्या हो गया? डी। ठीक है, हमको रॉन्ग बताना था, यानी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखिए, इसको समझना थोड़ा है आपको। ठीक है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अधि जो संरचना है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ लिखा है दो प्रकार की होती है, पहला भौतिक अधिसंरचना तथा दूसरा आता है सामाजिक अधिसंरचना। ठीक है, भौतिक में क्या आता है, यानी कि जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जैसे सड़कें हो गया, रेलवे हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका बिजली हो गया, जल हो गया, वायु हो गया,
दूरसंचार हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब लेकिन जो सामाजिक अधोसंरचना में आता है, सामाजिक में आपका आता है जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है, बीमा हो गया, आवास हो गया, ठीक है, आवास हो गया, यानी इत्यादि चीज़ें जो कि मतलब सामाजिक चीज़ से जुड़ती हैं, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सामाजिक अधोसंरचना में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। अब सामाजिक अधोसंरचना देखिए, ये दूरसंचार हो गया भौतिक में, ये भी आपका भौतिक शिक्षा के शामिल नहीं किया गया, तो शिक्षा को शामिल किया गया, स्वास्थ्य शामिल किया गया, आवास को शामिल किया गया, इसमें इसको दूरसंचार को नहीं शामिल किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था। तो नौकरशाही ढीलापन दूर करना, ये भी सही था, लाल फीताशाही को हटाना, ये भी सही बात है, ठीक है। और उसके बाद दिया है विनिर्माण लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना, देखिए यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक क्वेश्चन जो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, यानी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखिए आपको एक छोटे छोटे रील के माध्यम से, थोड़े इंडोग्राफिक्स अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के माध्यम से शॉर्ट वीडियो भी डाले गए हैं, ठीक है। आप लोग उसको भी देखिए, उसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कंक्लूजन किया गया है, कैसे मतलब क्या मेक इन इंडिया वास्तव में सफल रही कि नहीं सफल रही, ठीक है। तो आप लोग उसको देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अभी आप फिलहाल आप रील्स देखते रहिए, ठीक है, और रील्स और इंडोग्राफिक के माध्यम से आप लोग आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आ, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन सा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक नहीं है, देखिए मेक इन इंडिया ये तो भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी है, स्टार्टअप इंडिया ये भी है, डिजिटल इंडिया ये भी है, ये तो सभी हो गया, यानी इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी विकास के लिए लाभदायक है। चलिए अब इसमें आ गया, ये है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरा, पूरा यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाओं प्रदान करना प्रारूप की शर्त। तो इसमें ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ये कलाम साहब की एक बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है, जिन्होंने अब क्या कहा था कि मतलब कि कम से कम जो भी जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी ग्रामीण हैं उनको एक शहरी सुविधाएं दी जाए, यानी कि इस तरीके से उनको क्या है कि उनको जैसे किसी भी चीज़ की कमी न रहे, सही सड़कें, अस्पताल, सारी चीज़ों का निर्माण अच्छे से हो, ठीक है। तो वही फिलहाल में भी बताया गया था, विजन 2020 मॉडल में इसकी अवधारणा दी गई है, ठीक है। तो भी सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन कितना काम कर रही है वो सबको पता है। तो चलिए नेक्स्ट, इसमें दिया है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई, ठीक है। तो ऑप्शन है वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, या उपरोक्त में सभी। तो असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए जो कि 2004 में चलाया गया था, ठीक, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योजना, ये चलाया गया था सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसके द्वारा जैसे जितने भी असंगठित क्षेत्र हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए पारिवारिक पेंशन, बीमा, चिकित्सा जैसी सुविधाएं केंद्र सरकार ने शुरू की। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण सड़क। तो इसमें सबको पता है, ये ऑप्शन नंबर सी पोषण सही नहीं, इसमें क्या था, इसमें 6 घटक थे, ठीक है।
6 घटक में यहाँ पर था। पहला स्वास्थ्य था, शिक्षा था, पेयजल था, आवास था, सड़कें था, ग्रामीण विद्युतीकरण। ठीक है। तो आरंभ में पीएमजीवाई ने प्रथम 5 घटक ही थे, छठे को विद्युत से बाद में जोड़ा गया। ठीक है। ये 2000 की घटना है और 2001-2 में इसको जोड़ दिया गया। चलिए अब आते हैं नीचे, ये थोड़ा कथन और कारण वाला है। ठीक है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से कथन ए तथा आर दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है। कथन ए में लिखा गया है, सामयिक कृषि विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतना ही सफल मिलने जिन्हें की इतनी क्या सकी जाती है। ठीक है। और दूसरा है, केंद्र के ढांचों के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, जिसको बोला जाता है डी IRDP। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं लेकिन वो उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। ठीक है। जितनी आशा की जाती थी, लेकिन इनसे सीख मिला। ठीक है। जो अगर तत्कालीन परिवेश देखा जाए तो ये तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो तो गलत माना जाएगा, उतनी सफलता नहीं मिली जितना किया जाता है। और ऑप्शन नंबर जो आर है वो सही है। ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें उत्तर दिया गया है कि ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें आर, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए असत्य है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट उत्तर। ठीक है। लेकिन आयोग ने इसको माना है। लेकिन अगर परिवेश देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब आते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है। ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें दिया है 2022, 23, 24, 25, 26। तो ये 2020 से शुरू है और 2025-26 तक के लिए किया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो IRDP का जो मुख्य उद्देश्य इसमें ऑप्शन दिया है, निर्धनता, निर्यात संवर्धन, कुशल राजकोषीय प्रबंधन, बैंक सुधार या ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। तो इसमें क्या है कि जो IRDP है, जैसे बताया ना, ग्रामीण विकास संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत कब किया गया है, यानी कि इसमें 2 अक्टूबर दे दिया है। अब 2 अक्टूबर क्या है, 1952 है, 1951 है, 1950 है, 1953 है। ठीक है। तो इसको जो शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953 को, 2 अक्टूबर 1953 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया। ठीक है। 138 क्वेश्चन। तो एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम लोग वापस चलते हैं। ये 1936। ये है 1952 होगा। ठीक है। जो 37 का क्वेश्चन है
जो कि 2 अक्टूबर 1952 किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 1952। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विस्तार योजना प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय विस्तार योजना जो किया गया था ये 1953 में किया गया था। ठीक है, इसकी भी शुरुआत वो 1952 किया गया था। और ये क्या है, ये भी 2 अक्टूबर 1953 में, यानी 2 अक्टूबर को ये भी किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 में ये कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऑप्शन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन के प्रतिमाह कितना था। तो इसमें देखिए, ये सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जितने भी 15,000 रुपये या उससे कम मासिक आय वाले जितने भी कामगार लोग हैं, ठीक है, और 18 से 40 वर्ष है, तो इसमें क्या गया है कि उसमें व्यक्ति को हर महीने, ठीक है, कुछ न कुछ पैसे जमा कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसी के अनुसार उसको जब वो 60 वर्ष हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगा। और पेंशन कितना मिलेगा, पेंशन इसमें मिलेगा 3,000 रुपये। कितना मिलेगा, 3,000 रुपये। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहन करना, जल प्रबंधन करना, ग्रामीण को आय बढ़ाना। तो इसका राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि इसमें से सभी हैं, सभी जो कि मनरेगा के लिए हैं। ठीक है, चलिए अब इस सेशन का हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है, तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार है। तो सबको पता है यूपी कई सालों से बना हुआ है। ठीक है, जो कि पहले स्थान पर अपना किए हुए है, और उसी यूपी में ही सबसे अधिक गेहूँ होता है। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे अपना देश बने रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। और उसके बाद थोड़ी मोड़ी त्रुटियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना कुछ सेल्फ डाटा भी अपना चेक करते रहेंगे, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि इसमें कोई भी त्रुटि या कोई कमी ना हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे। और आप लोग शॉर्ट्स में देखिए वीडियो। ठीक है, उसमें एक एक चीज़ों को पूरा एकदम क्लियरिफाई किया गया है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सबको अच्छे से समझाया गया है। आप लोग उसको देख भी सकते हैं। एक मिनट, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और कैसे इस ग्राफिक के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा, जो जीडीपी का योगदान है, किस क्षेत्र में कितना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए, जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं हमको। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएम एक सिंहावलोकन है। ठीक है, इसमें देखिए पात्रता क्या है, जितने भी असंगठित क्षेत्र है 18-40 वर्ष की आयु है। ठीक है, मासिक आयु जिनकी भी मतलब 15,000 से कम है। ठीक है, और यह बराबर है। ठीक है, और ये जो ईपीएफओ और इसके सदस्य नहीं हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि न्यूनतम सुनिश्चित क्या है, 30,000 रुपये, मतलब 3,000 रुपये मिलना है। ठीक है, और समान योगदान 50% के सरकार का योगदान रहेगा, 50% आप पैसा उसमें लगाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या देखिए, जिससे मान चलिए आपकी आयु 18 वर्ष है। ठीक है, मान चलिए आपकी आयु क्या है, 18 वर्ष है, तो आपको 55 रुपये देने हैं। कितने देने हैं, 55 रुपये। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या है, और जिससे आपकी आयु 25 वर्ष है तो आपको 80 रुपये देने हैं। आपका जो है अंशदान है, जो आपको हर महीने जमा करना है ऐसा। ठीक है, आपके 30 साल है तो आपको 105 देने हैं। तो ये करके अगर आपके 40 साल, तब 200 रुपये देंगे। ठीक है, इससे करके वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और यदि आपको 60 साल आपका हो जाएगा एज, तो उसके बाद आपको ये पैसे
मिलेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है? ठीक है, आप जाएंगे नज़दीकी CSC वेबसाइट केंद्र, ठीक है, और उसमें अपना आधार से खाता और पंजीकरण करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत जो की गई थी 2 अक्टूबर 1900 किया गया था। और इसका देखिए, अब इसमें जो ये हैं, कृषि का जो विस्तार करना है, समायोजन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम तुलनात्मक क्वेश्चन का हम एक करते हैं। चलिए, ये था ना क्वेश्चन, इसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IDP। देखिए, ये इसकी व्यापक बोझ हुई, ठीक है, स्वरोजगार और प्रसंस्कृतियों का निर्माण, बैंक से जुड़ा। और जैसे बताया गया था ना कि इसमें इसमें चुनौती क्या थी, वो सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ। बोला गया था ना कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता मिली कि नहीं मिली। तो उसमें चुनौतियाँ भी हैं, जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव रहा। सरकार जो नहीं था कि अब वो ढांचे का अभाव रहा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और रिसाव रहा, ऋण जाल रहा। तो ये सारी चीज़ें समस्याएँ थी। ठीक है, उससे सीख भी मिली। तो सीख के लिए उन्होंने सब बहुत सारी चीज़ें, मनरेगा कार्यक्रम, ये सब चीज़ें जो जन धन योजना, ये सारी पारदर्शिता बनी। ठीक है, जिससे अपना सरकार काम किया। तो ऐसे ही आपको ये सब शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बने रहिए, बनाए रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोग ऐसे और अच्छे अच्छे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक वीडियो पूरा रखेंगे, जितने सारे हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसी के आधार पर हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एग्ज़ाम पास आ ही रहा है। ठीक है।